जो पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था कि परमाणु संरचना के लिए जो आधुनिक विचार हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, वो किस तरह से डेवलप किए गए। उसमें हमने देखा था कि जो बोर का मॉडल था उसमें कुछ कमियां थीं। उसने डी ब्रोगली के ध्रुव के द्वैत प्रवृत्ति के सिद्धांत और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समायोजित नहीं किया था, उसको इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो पहले तो हम देखेंगे कि डी ब्रोगली के द्रव्य के द्वैत प्रवृत्ति के सिद्धांत क्या है। डी ब्रोगली ने क्या बताया था द्रव्य के द्वैत प्रवृत्ति के सिद्धांत के बारे में, और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत क्या है, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली ने जो बताया डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, वो क्या क्या है। तो उसके बाद ही हम जो आधुनिक विचार है, मॉडर्न कंसेप्ट है, या वेव थ्योरी या मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जो है उसके बारे में उसमें आगे बढ़ेंगे। वैसे वेव थ्योरी या क्वांटम थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उससे जो चीज़ें ड्राइव होके आती हैं, जो क्वांटम संख्याएं हैं, क्वांटम नंबर्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कक्ष हैं और ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं द्रव की द्वैत प्रवृत्ति, मीन्स द्रव की द्वैत प्रवृत्ति किस तरह से होती है। इसके लिए डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम डी ब्रोगली कंसेप्ट कहते हैं। डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह द्रव की भी द्वैत प्रवृत्ति प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब जैसे कि विकिरण में रेडिएशंस जो हैं डुअल नेचर शो करते हैं, उसी तरह से जो द्रव है उसको भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, अर्थात। और ये जो द्वैत व्यवहार जो प्रदर्शित करते हैं वो केवल गतिशील द्रव्य करते हैं। जो स्थिर द्रव्य होंगे या स्थिर वस्तुएं होंगी वो द्वैत व्यवहार जो प्रवृत्ति है वो प्रदर्शित नहीं करेंगी। तो गतिशील द्रव में कण तथा तरंग दोनों तरह के गुण होने चाहिए। तो पहला हम देखते हैं जो तरंग गुण होते हैं वो किस तरह से होते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है, या जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत और चुंबकीय विकिरण, वो विवर्तन और व्यक्तीकरण मीन्स डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस प्रदर्शित करते हैं जो तरंग के गुण हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव मीन्स प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वो प्रदर्शित करते हैं जो कि कणीय प्रवृत्ति पार्टिकल नेचर को दर्शाते हैं। मतलब ये दोनों तरह के गुण जो प्रकाश पुंज हैं वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी शो करेंगे, मीन्स विवर्तन और व्यक्तीकरण, और उसके साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव भी शो करते हैं। इसलिए इसकी द्वैत प्रवृत्ति होती है। जिस तरह फोटोन का संवेग तथा तरंग दैर्ध्य होता है, मतलब कोई भी अगर विकिरण है या फोटोन है उसका संवेग भी होगा और तरंग दैर्ध्य भी होगा, मीन्स एंगुलर मोमेंटम भी होगा और वेवलेंथ भी होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी जो छोटा आपका गतिशील होना चाहिए और सूक्ष्म होना चाहिए, तो उसमें भी, या बड़ा भी होगा तो भी होगा, दोनों प्रवृत्ति होंगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म गतिशील कण होते हैं, उसमें तरंग प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल होती है। तो उसी तरह जो जैसे इलेक्ट्रॉन का हमने उदाहरण ले लिया, उदाहरण का भी संवेग और तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। गतिशील कोई भी कण है, गतिशील द्रव्य है, तो उसका कण कणीय प्रवृत्ति और तरंग प्रवृत्ति दोनों, मतलब संवेग जो है वो कणीय प्रवृत्ति को दर्शाता है और तरंग दैर्ध्य जो है वे प्रवृत्ति को दर्शाता है। डी ब्रोगली ने के अनुसार यदि m द्रव्यमान का एक कण u वेग से गति करता है तो किसी पदार्थ के कण के लिए तरंग दैर्ध्य तथा संवेग के बीच निम्नलिखित संबंध होगा। मतलब ये संबंध रहेगा। क्या संबंध होगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mu। mu जो होता है वो होता है संवेग, मोमेंटम। एक होता है संवेग, एक होता है कणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम अलग होता है और सिंपल संवेग अलग होता है। एम यू जो है इसको पी से हम दर्शाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एच जो हमने लिया है वो प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो जो ऊपर दी हुई जो समीकरण है, ये जो समीकरण है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू विच इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि गतिशील सूक्ष्म कण जहाँ एक ओर संवेग रखते हैं वहीं दूसरी ओर वे तरंग के गुण भी रखते हैं। मतलब जहाँ एक तरफ उसके कणीय प्रवृत्ति होगी और दूसरी तरफ का क्या होगा, तरंग के उसके गुण प्रवर्तित होंगे। क्योंकि ये तरंग, ये जो लैम्डा है वो तरंग दर्शा रहा है, जो पी है या एम यू है वो कणीय प्रवृत्ति दर्शा रहा है। द्वित प्रवृत्ति का सिद्धांत सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु कणों की गति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके लिए ये सिद्धांत क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो जैसे गाड़ी हो, बड़ी बॉल हो, उनके लिए इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, जबकि बड़े पिंडों के लिए जो है ये नगण्य होता है। मैं जो तरंग प्रवृत्ति होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये मुख्यतः किसके लिए होगा, छोटे कणों के लिए होगा, बड़े कणों के लिए नहीं होगा। डी ब्रोगली जो समीकरण है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। अगर हम देते हैं कि m द्रव्यमान का कण है जिसका वेग u है और लैम्डा उसका तरंग दैर्ध्य है जिसकी वो तरंग उत्पन्न कर रहा है, तो अगर पहले हम लेते हैं वेव के लिए हमारे पास प्लैंक जो समीकरण होती है, जो फोटोन का एनर्जी हम लेते हैं एच सी अपॉन लैम्डा होती है। दूसरा आइंस्टीन इक्वेशन अगर हम लेते हैं, आइंस्टीन की समीकरण लेते हैं तो उसके हिसाब से जो एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है। तो दोनों को इक्वल अगर हम कर देंगे फर्स्ट और सेकंड, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर दोनों हैं, तो एम सी स्क्वायर इज विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ से निकालेंगे तो एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एच लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये किसके लिए हैं, तो ये जो लैम्डा आ गया वो आ गया एच अपॉन एम सी, ये है प्रकाश पुंज के लिए या विकिरण के लिए। जो जब प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश का जो है प्रकाश पुंज ले लें या कोई भी विकिरण ले लें, विद्युत चुंबकीय विकिरण ले लेते हैं, उसकी जिस तरह से द्वैत प्रवृत्ति है उसी तरह से भाई कण जो भी द्रव्य हैं उसकी भी द्वैत प्रवृत्ति होती है। तो यही समीकरण कणों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन कण की जो गति है वो c नहीं है, जो c है प्रकाश की गति है, तो c की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो c को जो है यदि गतिमान कण कभी द्वैत प्रवृत्ति रखता है तो विकिरण के वेग को हम जो यहाँ पे जो लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है एच अपॉन सी, तो इसको हम क्या कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी में c को हटा के क्या ले आएंगे, u ले आएंगे, c को u से रिप्लेस कर देंगे। तो विकिरण के वेग c को कण के वेग u से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब इसको c को जो है हम u से हटा सकते हैं उसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू हो जाएगा, एच अपॉन मतलब एच अपॉन पी आ गया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन संवेग। यहाँ p जो है वो है गतिशील कण का संवेग है। तो हमारे पास जो द्रव्य की अगर हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है, गतिशील द्रव्य अगर हमारे पास है उसका तरंग दैर्ध्य निकालना, तो उसके लिए समीकरण आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू, और वी कैन राइट है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन संवेग। तो जो डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण भी था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्या क्या महत्व हैं उसमें अगर हम देखें, पहला महत्व जो अगर हम देखें तो बोर ने अपने उसका बोर का जो सिद्धांत था उसमें एक पॉइंट एज्यूम किया था, एक अजम्पशन ली थी। उसमें उसने बताया था जो कोणीय संवेग होगा वो क्या रहेगा, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एम यू आर या एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वो एक इक्वेशन उसने ली थी। कोणीय संवेग होता है एम वी आर और वो एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, गुणांक होता है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन अगर हम लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू आ गया डी ब्रोगली समीकरण से। इस डी ब्रोगली समीकरण से उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। डी ब्रोगली ने बताया था भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो
जो कक्ष में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन जब तरंग की तरह घूमेगा तो भाई ये तरंग, हमने मान लिया ये कि ये तरंग है, ये तरंग की तरह घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है इसका, ये सेंटर में जो प्लस हम ले रहे हैं वो न्यूक्लियस है, चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जौन सी भी कक्ष में घूम रहा है, जैसे n=4 कक्ष में घूम रहा है तो वहाँ पे 4 वेव बनेंगी। तो जो इसकी जो परिधि होगी, परिधि कितनी हो जाएगी, ये स्फीयर जो बन रहा है, स्फीयर की जो वर्ग बनता है उसकी परिधि होती है वो आपकी रहती है। तो बंद कक्ष, किसी भी बंद कक्षा की परिधि का जो मान होगा उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणांक होना चाहिए। मतलब जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा है उसका पूर्ण गुणांक होना चाहिए, उसका जो परिधि होगी। परिधि आपकी रहती है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, 2πr होती है। कोई भी स्फीयर अगर हम लेते हैं तो उसकी जो परिधि होगी वो 2πr होगी और वो लैम्डा की पूर्ण गुणांक होगी। मतलब 2πr n लैम्डा हो जाएगा। और लैम्डा क्या है, h/mu है। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो यह आ जाएगा 2πr n h/mu। तो यहाँ से mu को इधर लेगा और 2π को इधर ले आया तो यह आ गया mur n h/2π। तो यही इक्वेशन जो है बोर ने ली थी, जिसका वो कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे पाया था कि ये किस तरह से ये समीकरण वो ले रहा है। आगे हम देखते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य तथा गति ऊर्जा में अगर हमें संबंध निकालना है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, E=1/2 mu²। और लैम्डा क्या है, h/mu है, तरंग दैर्ध्य जो है। तो E=1/2 mu², दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 2m से गुणा कर दिया। 2m से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2me = m²u²। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो mu आ जाएगा √2me। तो mu का मान हम यहाँ पे रख देंगे, लैम्डा h/mu का यहाँ पे जैसे मान हम रखते हैं तो यह आ जाता है लैम्डा h/2me। तो आगे क्वेश्चन अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन का वेग हमें गिवन है 5.97 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो उसका तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करना है कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तरंग दैर्ध्य हम किस तरह से निकालेंगे, सिंपल हमारे पास फार्मूला है, लैम्डा h/mu। m हमें दिया है इतने ग्राम, u दिया है इतने ग्राम। तो हम यहाँ पे जो है SI मात्रक अगर यूज कर रहे हैं तो मास द्रव्यमान को हम लेंगे kg में, ना कि ग्राम में, और ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, h/mu। और SI यूनिट में h का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 बटे ग्राम में जो द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻28 है। तो उसको किलोग्राम में बदलना है तो क्या कर देंगे हम 10⁻³ से गुणा कर देंगे। और उसको हमने u, ये हो गया हमारा 5.97 × 10⁻6 गुणा भाग करके ये आ जाएगा 1.22 × 10⁻10 मीटर। 10⁻12 मीटर जो होता है वो एक पिकोमीटर के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 122 पिकोमीटर। तो इस तरह से ये आ गया 122 पिकोमीटर। तो कॉपी आपको केवल यहाँ तक करना है, नोटबुक में जो कॉपी करना है वो केवल यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो आगे पोर्शन दिया हुआ है ये सब, इसको आपको केवल पढ़ना है अच्छे से, उसको कॉपी नहीं करना है नोटबुक में। ये भी सब जो सेम ही है, ये इसमें कुछ नया स्पेशल कुछ नहीं है। तो इसको आप पढ़ लेंगे एक बार और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हमारा रहेगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम आगे की मेंस जो ऑलमोस्ट लास्ट ही आ गया इस टॉपिक का भी,